हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। ये सारे के सारे वीडियो बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरे वीडियोस पर हैं, उस पर आप जाइए, सारी प्लेलिस्ट चेक करिए। ग्रुप है, रिंग है, वेक्टर स्पेस है, बेसिस एंड डायमेंशन है, ये सब बेटा आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, बहुत सारे बेटा आपको हायर मैथ्स के, प्योर मैथ्स के टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट बेटा एक बार चेक कर लीजिए। 11 12 आईआईटी लेवल से मैंने मैथ्स को पूरा अपलोड किया हुआ है, वो भी सारी चीज़ें बेटा आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगी। तो बच्चों आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बेटा गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, कुछ पसीना पसीना पसीने की बूंदें मेरे चेहरे पर भी आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बताया था रूम को बंद करके बेटा वीडियो बनाना पड़ता है। कुछ भी पंखा कूलर आप चला नहीं सकते, चलाएंगे तो शोर होगा तो वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। रूम बंद होता है, हैवी लाइट होती है, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वीडियो बेटा बढ़ेगा, गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं गर्मी में पढ़ाने का ठीक है आदी हूँ, मतलब मैं हैबिचुअल हूँ गर्मी में पढ़ाने का, कोई टेंशन मत लेना। आप भी गर्मी को बर्दाश्त करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था पिछले वीडियो में, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन आज एक और करते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से बेटा क्लियर होंगी। कोई टेंशन वेंशन बच्चों नहीं लेना, सब लाइफ में मजा आएगा। अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो सब कुछ हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों ये है, मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, और ये V2R से लेकर के V3R तक है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन ये है T ऑफ A कॉमा B बराबर A प्लस B कॉमा A माइनस B और कॉमा B। T क्या है? T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा हमें दिया गया है। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा हमें दिया गया। देखो बच्चों मैंने बताया था कि V2R का मतलब होता है R स्क्वायर R, और V3R का मतलब होता है R क्यूब R। तो इसको हटाकर मैं अगर खाली R स्क्वायर लिख दूं तब भी वो सही है, और इसको हटाकर मैं खाली R क्यूब लिख दूं तब भी वो सही है, क्योंकि वेक्टर स्पेस दिया जाता है V से V, है ना। तो इसका वेक्टर स्पेस R स्क्वायर हो गया, और फील्ड तो R है, इसका वेक्टर स्पेस R क्यूब हो गया। तभी देखो ये R स्क्वायर है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं। ये R क्यूब है, देखो यहाँ पर 1 2 3 3 कंपोनेंट है। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें निकालना क्या, हमसे कहा गया कि फाइंड नल स्पेस, नलिटी और रैंक। तीन चीजों बच्चों हमें यहां पर चाहिए, नल स्पेस, नलिटी और रैंक। देखो बच्चों नल स्पेस निकालने का तरीका बेटा मैंने आपको सिखाया था कि नल स्पेस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम टी ऑफ अल्फा बराबर 0 को लेकर के चलेंगे। अल्फा का मतलब, अल्फा चूंकि आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा, तो अल्फा के दो कंपोनेंट होंगे, मान लो x कॉमा वाई है, और जो 0 है ना 0, ये आर क्यूब का एलिमेंट होगा, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे 0 0 0। ये बात समझो, क्योंकि अल्फा डोमेन से आएगा और ये को डोमेन से आएगा। को डोमेन में आर क्यूब है तो ये 0 वेक्टर है, और आर क्यूब है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, तीनों 0 होंगे। और चूंकि ये आर स्क्वायर से आएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, उसको मैंने x कॉमा वाई यहां पर मान लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों टी ऑफ अल्फा मतलब टी ऑफ x कॉमा वाई बराबर क्या हो गया, 0 कॉमा 0 कॉमा 0। देखो टी ऑफ ए बी ये दिया गया है, तो यहां से टी ऑफ x कॉमा वाई निकाल लो, तो क्या हो गया x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई कॉमा वाई। बात समझे बच्चों, बोलो बात समझे। a की जगह x और b की जगह y रख दो, a की जगह x b की जगह y रख दो, ये मिल जाएगा। और इधर कितना है, इधर है 0 कॉमा 0 कॉमा 0। इक्वल करो, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, तो x प्लस वाई बराबर 0, सेकेंड को सेकेंड के इक्वल x माइनस वाई बराबर 0, थर्ड को थर्ड के इक्वल, तो y बराबर 0। देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, अगर हम ध्यान दें तो केवल और केवल जो अकेला आंसर है वो क्या होगा, देखो जैसे y को 0 रखा तो यहां से x कितना आ गया 0। ठीक है, x 0 आ गया और y भी 0 आ गया। ठीक है, ये x y की वैल्यू आप देखो यहां पर रख सकते हैं, है ना, क्योंकि y 0 है तो x भी 0 हो गया।
तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू बच्चों 0 मिल रही है। इस बात को जरा समझो, है ना। केवल हमें देखो एक्चुअली क्या है ना, ये 2 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन हैं। यहाँ पर क्या है देखो, वेरिएबल तो 2 ही है x और y, और इक्वेशन 3 है ना। 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन है ना। देखो जैसे y बराबर 0 लाइन क्या होती है, y बराबर 0 लाइन होती है बेटा, y बराबर 0 लाइन होती है x एक्सिस। तो देखो ये हो गया y बराबर 0 लाइन, और ये क्या है y बराबर x लाइन। y बराबर x लाइन देखो ये होती है, आपको मालूम है। और ये क्या है y बराबर माइनस एक्स लाइन। देखो y बराबर माइनस एक्स लाइन ये होती है, आप जानते हैं। तो ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पर काट रही हैं, वो पॉइंट क्या है 0। तो इसका अकेला आंसर है 0 0, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये आपको अकेला आंसर यहाँ मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। तो 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन का मतलब देखना पड़ेगा कि उसका आंसर 1 है या इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर अकेला आंसर है, क्योंकि इन तीनों से केवल x0 y0 सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती। क्योंकि देखो y0 रखेंगे x0 मिलेगा, और ये x0 y0 सेटिस्फाई कर रहा। अदरवाइज अगर ये x0 y0 फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं इसका नो सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पर y0 पुट किया तो यहाँ से x0 मिल गया, ये x0 y0 फर्स्ट में पुट किया, सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब x0 y0 इसका आंसर है। अगर ये x0 y0 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर इसका होता नो सोल्यूशन, है ना। देखो तीनों ही लाइनें एक पॉइंट पर काट रही हैं। y बराबर 0 लाइन देखो ये है, और ये लाइन क्या है, y बराबर x लाइन, ऐसी हो गई। भाई ऐसे जानते हैं ना, y बराबर mx, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। तो अगर हम y बराबर x लेंगे तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 हो गई। m क्या होता है, स्लोप, तो tan थीटा 1 हो गया। थीटा कितना हो गया, 45। तो y बराबर x लाइन जो है वो ऐसी लाइन हो गई, और इसका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। क्योंकि इस टाइप की जो लाइन होती है ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है, और m का मतलब स्लोप हो गया, तो m की वैल्यू 1, तो एंगल 45 हो गया। तो ये y बराबर x लाइन हो गई। और इसी प्रकार जब हम y बराबर माइनस एक्स लाइन लेंगे तो m हो जाएगा -1, अब थीटा हो जाएगा 135, तो ये एंगल क्या हो गया, 135 हो गया। तो ये तीनों ही लाइन y बराबर 0, ये तीनों ही लाइन केवल और केवल ओरिजिन पर काट रही हैं, तो इनका अकेला आंसर क्या हो गया, ओरिजिन। ध्यान रखना, ये टू वेरिएबल इन 3 इक्वेशन वाला केस है। इसको हमेशा ऐसा ही चेक करना होता है कि 2 से निकला एक्स वाई तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 से निकला एक्स वाई तीसरे को सेटिस्फाई करेगा तो फिर वही आंसर होगा, अदरवाइज नो सोल्यूशन होगा। ये वो अलग था, मैंने बताया था 3 वेरिएबल्स होमोजीनियस, वो अलग केस था, वो अलग केस है, ध्यान रखना। 3 वेरिएबल थे उसमें, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, ये बात ध्यान रखना। अलग अलग इक्वेशन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होता है बच्चों, बात समझे। वो थे हमारे, और अगर आपको ये सब चीज़ें एक साथ समझनी और पढ़नी है तो मैंने 12th क्लास में टॉपिक पढ़ाया है, क्लास 12th और IIT के लिए मैंने पढ़ाया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लास्ट में मैंने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को बहुत डिटेल से समझाया है कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है तो क्या करेंगे, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन है तो क्या करेंगे, 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो क्या करेंगे। ये सब मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। कहाँ पर, क्लास 12th का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस टॉपिक है, क्लास 12th का एक अलग प्लेलिस्ट है, देखना, ठीक है। उसमें मैंने लास्ट में ये सब क्वेश्चन अच्छे से कराए हुए हैं, बहुत डिटेल से। तो अगर आप डिटेल से सीख लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज शॉर्ट में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये 2 वेरिएबल 3 क्वेश्चन का सिस्टम है, ये ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब देखो ये हुआ, जो हमारा अल्फा था और हमें नल स्पेस चाहिए था तो अल्फा ही निकालना था। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा है वो क्या आ गया, वो 0 0 आ गया, क्योंकि नल स्पेस का मतलब टी अल्फा को 0 करते हैं और अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू आती है वही हमारे नल स्पेस को बनाती हैं। बात समझे ना, नल स्पेस निकालने का मतलब क्या होता है, टी अल्फा को 0 करो, अल्फा को निकाल लो। तो अल्फा क्या है, एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू 0 0, तो इसका मतलब जो हमारा नल स्पेस है उसमें 0,0 आ गया। मतलब इसको हम चाहें तो सिंगल में डार्क 0 लिखें, क्योंकि है तो वो अकेला ही एलिमेंट ना अल्फा। अल्फा क्या आ गया, डार्क 0, क्योंकि 0 वेक्टर, 0,0 का मतलब जो अल्फा है वो इसका एलिमेंट है, तो अल्फा क्या आ गया, 0 वेक्टर। देखो ये जो 0 है इसका मतलब 0,0,0, क्योंकि ये 0 इसका एलिमेंट है और इसके एलिमेंट 3 होंगे, इसके 3 कंपोनेंट होंगे,
और ये जो जीरो है ये चूंकि इसका एलिमेंट है और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब दो कंपोनेंट, आर स्क्वायर का मतलब दो कंपोनेंट, तभी देखो इसमें दो कंपोनेंट दोनों जीरो, और ये वाला जीरो इसका जीरो है और ये जीरो किसका है, आर की पावर 3 का, आर की पावर 3 का मतलब तीन कंपोनेंट, तभी देखो यहाँ तीन जीरो थे, ये बात समझो। तो नल स्पेस बच्चों जो है वो जीरो स्पेस आ गया, और जीरो स्पेस आ गया इसलिए इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन वो जीरो हो गया, यानी कि नलिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। समझो बात को ध्यान से, नलिटी क्या होता है, नल स्पेस का डायमेंशन, और जो नल स्पेस है वो एक्चुअली जीरो स्पेस है, नल स्पेस में अकेला जीरो है। तो जब नल स्पेस में अकेला जीरो है तो उसको हम जीरो स्पेस या जीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं, और जीरो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हमेशा जीरो होता है, और नलिटी का मतलब होता है, नलिटी का मतलब होता है नल स्पेस का डायमेंशन, जो कि यहाँ पर जीरो है, इसलिए इस क्वेश्चन में नलिटी का आंसर बच्चों जीरो आ गया। बात समझे, इसलिए इस क्वेश्चन में बच्चों नलिटी का आंसर जीरो आ गया। अब देखो नल स्पेस भी आ गया, नलिटी भी आ गया, दोनों काम आ गए। अच्छा, अब आपको रैंक चाहिए, तो देखो एक थ्योरम बेटा मैंने बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, रैंक को निकालने के लिए बच्चों, क्या थ्योरम थी बच्चों, ये थ्योरम बच्चों थी कि नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी बराबर, ये है यू, ये वाला होता है यू, इसका डायमेंशन ऑफ यू। तो नलिटी ऑफ टी जीरो है, रैंक ऑफ टी हम निकालना चाहते हैं, रैंक ऑफ टी हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। और यू का, यू मतलब आर स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो गया, 2। भाई आर स्क्वायर जो हो गया ना, आर स्क्वायर का बेसिस ये होता है 1,0,0 और 0 1 0, सॉरी आर स्क्वायर का बेसिस देखो ये होता है ना, क्या 1,0 एंड 0,1, ये आर स्क्वायर का बेसिस होता है। तो इसके बेसिस में दो एलिमेंट है, ये क्या हो गया, ये आर स्क्वायर का बेसिस हो गया, इसके बेसिस में दो एलिमेंट है, इसलिए इसका जो डायमेंशन हो गया आर स्क्वायर का वो 2 हो गया। वैसे भी आर स्क्वायर का मतलब प्लेन, और प्लेन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, आर क्यूब का मतलब पूरा स्पेस क्या होता है, 3 डायमेंशन। R3 की डायमेंशन 3, R2 की डायमेंशन 2, R की पावर 4 की डायमेंशन 4, R की पावर n की डायमेंशन n। ये मैंने आपको बेसिस एंड डायमेंशन बताई हुई थी सारी बातें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है बेसिस एंड डायमेंशन में, तो बेसिस एंड डायमेंशन की अलग प्लेलिस्ट है, उसको जाके पढ़ लो, लिख दो बेसिस एंड डायमेंशन में HD सर, आ जाएगा निकल के, टेंशन नहीं है, ठीक। तो देखो ये यू है, यू का मतलब आर स्क्वायर, जिसकी डायमेंशन कितनी हो गई 2। तो देखो यहां से रैंक क्या आ गया, रैंक आ गया 2, रैंक ऑफ टी, तो रैंक ऑफ टी कितना आ गया, 2 आ गया। रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब होता है रेंज स्पेस की डायमेंशन। रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब होता है बच्चों रेंज स्पेस की डायमेंशन। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर नलिटी, रैंक और नल स्पेस सबको निकाल लिया, एक तरीका। देखो इसी क्वेश्चन को बच्चों एक और तरीके से हम करते हैं, जिसमें हम पहले इसका रैंक निकाल देंगे। ये तो तरीका मैंने बता दिया आपको, एक मेथड हो गया, बड़ा मजा आया, समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को करने का बच्चों एक और तरीका होगा, जो मैं आपको देखो बताता हूँ, देखो जरा इसको ध्यान से। तो गर्मी बच्चों काफ़ी होती है रूम में, कोई बात नहीं बेटा, गर्मी तो गर्मी है, ठीक है, उसको बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं परेशान होता हूँ बेटा, मैं हैबिचुअल हूँ। चलिए देखो एक और बेटा हम लोग इसको करने का मेथड करते हैं। देखो इसमें हम पहले बेटा रैंक को निकालेंगे। रैंक का मतलब हम रेंज स्पेस की बेटा बेसिस को निकालना होगा। रैंक का मतलब बच्चों क्या हुआ, हम क्या करेंगे, देखो रैंक का मतलब क्या हुआ, रेंज स्पेस की बेसिस को निकालेंगे। देखो ध्यान दो क्या है बच्चों, यहां पर जरा समझो ध्यान से। जैसे कि अब तुम कहोगे यार रेंज तो R3 है, तो इसका डायमेंशन 3 हो गया ना। रेंज R3 नहीं है बेटा, R3 तो कोडोमेन है, ये कंफ्यूज नहीं होना। हाँ डोमेन R स्क्वायर है, लेकिन ये कोडोमेन क्या है, R3, रेंज R3 नहीं है। रेंज और कोडोमेन में अंतर होता है। तो तुम कहो सर कि रैंक निकालना है, तो रैंक का मतलब हो गया
रेंज स्पेस की डायमेंशन। और तुम कहोगे सर देखो रेंज स्पेस तो R3 है, तो उसकी डायमेंशन 3 हो गई, तो रैंक 3 हो गई ना। गलत, ये रेंज स्पेस नहीं है, ये तो कोडोमेन है बेटा, ये कोडोमेन है, ये रेंज स्पेस नहीं है ना। रेंज कोडोमेन में डिफरेंस होता है। शुरू से पढ़िए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने सब समझाया था बच्चों, बस समझे। ये रेंज स्पेस नहीं है R3। देखो रेंज स्पेस की हमें बेसिस निकालनी होगी। जब रेंज स्पेस की बेसिस निकालेंगे तभी उसकी डायमेंशन मिलेगी, उसी को रैंक कहा जाता है। रैंक का मतलब रेंज स्पेस की डायमेंशन। देखो तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर रैंक निकालना चाहते हैं। सबसे पहले रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ये हमको निकालना होगा। देखो समझो, एक्चुअली ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का जो बेसिस होता है ये क्या होता है, 1 0 1 0 1 होता है। ठीक, अब देखो अगर हम t ऑफ 1 0 लेंगे और t ऑफ 0 1 लेंगे, तो ये जो दो एलिमेंट मिलेंगे, ये दो एलिमेंट का आंसर आर क्यूब में जाएगा, है ना। तो देखो इन दो एलिमेंट का जो आंसर है ये आर क्यूब में जाएगा। देखो निकालते हैं पहले, क्योंकि ये इसके बेसिस हैं। किसके बेसिस है ये, इसके बेसिस है आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर के दो एलिमेंट है ना। तो इन दो एलिमेंट का आंसर निकालो, जैसे t ऑफ 1 0 निकालो, यहां से निकालो a1 b0 a1 b0, तो क्या होगा, a हो गया 1 1 और b कितना हो गया 0। देखो t ऑफ 0 1 निकालो, a0 b1, a को रखो 0 b को रखो 1, ठीक है, a को रखो 0 b को रखो 1। देखो ये दो एलिमेंट मिले। अच्छा अब एक बात ध्यान दो, ये जो दो एलिमेंट आपको मिले हैं, है ना, किससे मिले हैं, ये जो आर स्क्वायर का बेसिस था उनकी वैल्यू से मिले हैं। ठीक है, अब ये जो दो एलिमेंट मिले हैं, ध्यान रखना जो हमारा रेंज स्पेस होगा, रेंज स्पेस, उसको ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो स्पैन करेंगे। मतलब रेंज स्पेस के हर एक एलिमेंट को इनकी हेल्प से हम लिख पाएंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आपके दो एलिमेंट थे ये बेसिस थे, किसके, डोमेन के बेसिस थे। तो डोमेन के बेसिस पर जब आपने टी को ऑपरेट किया तो जो आपको दो रिजल्ट मिले हैं, ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो क्या करेंगे, ये रेंज स्पेस को जनरेट करेंगे। ये दो एलिमेंट हैं आपको मिले हैं 1 1 0 एंड 1 -1 1, ये क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे किसको, रेंज स्पेस को। ये बात ध्यान, मतलब उनके बेसिस नहीं कहा मैंने, ये उसको जनरेट करेंगे। मतलब रेंज स्पेस के किसी भी एलिमेंट को आप इनके टर्म में लिख सकते हैं। और हाँ, ये बेसिस तब बन जाएंगे जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि बेसिस के लिए दो बातें चाहिए होती हैं, एक तो ये कि कोई भी एलिमेंट हम इनके टर्म में लिख पाएं, तो मैंने कहा कि ये दोनों इसको जनरेट करेंगे, रेंज स्पेस को तो जनरेट करेंगे हमेशा, ये बात सही है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि ये बेसिस बन जाएं तो इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अब हम इनको ये चेक करें कि आखिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ये बात जरा बच्चों हम यहां पर इसको चेक करें। ठीक है, तो देखो इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम इनमें a मल्टीप्लाई कर दें प्लस b मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, और रिजल्ट को हम यहां पर 0 के इक्वल कर दें। अब अगर ये a और b 0 आ गए, अगर ये a और b 0 आ गए तो हम कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना होता है, जो दो वेक्टर हैं या तीन है जितने भी हैं उनमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को 0 कर देते हैं। उसके बाद उन कांस्टेंट की वैल्यूज को निकालते हैं। अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाती हैं तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने पढ़ाया है ना, वेक्टर स्पेस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। देखो
अब इस जीरो का मतलब क्या, इस जीरो का मतलब एक्चुअली है 0,0,0, क्योंकि ये जीरो कहाँ से आया, ये जीरो एक्चुअली R3 से आया, और R3 के जीरो का मतलब जीरो के 3 कंपोनेंट, क्योंकि देखो ये भी एलिमेंट R3 का है, ये भी एलिमेंट R3 का है, क्योंकि R3 का मतलब ये जो रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस भी तो भाई R3 का एक पार्ट होगा ना, तो रेंज स्पेस भी R3 से ही आएगा। और ये एलिमेंट जो कि रेंज स्पेस को जनरेट कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट भी R3 के ही है, ठीक है ना। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, A, A, 0 और B माइनस B, और ये हो गया 0, 0, 0। फर्स्ट को फर्स्ट सेट करो A प्लस बी, सेकेंड को सेकेंड सेट करो A माइनस बी, थर्ड को थर्ड सेट किया B, और 0, 0, 0 इक्वल करो A प्लस बी बराबर 0, A माइनस बी बराबर 0 और B बराबर, देखो यहाँ से B की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो A भी 0 आ गया, A भी इसमें रखोगे सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब A और B की वैल्यू क्या आ गई, 0, 0 आ गई। ये वही केस हो गया, दो वेरिएबल तीन इक्वेशन बना, ये B 0 था, B को 0 यहाँ रखा तो A 0 आ गया, A 0 है B 0 है, दोनों को यहाँ रखा सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब A भी 0 आ गया। A भी 0 का मतलब ये हुआ ये दोनों कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और ये रेंज स्पेस को जनरेट कर रहे थे, मतलब रेंज स्पेस के हर एक एलिमेंट को इनके टर्म में हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये एक थ्योरम है। जैसे ये इसके बेसिस है, तो बेसिस की जब तुम इमेजेस निकालोगे तो वो हमेशा रेंज स्पेस को जनरेट करते हैं, है ना। बेसिस की आपने इमेजेस को निकाला तो बेसिस की ये इमेजेस निकली, ये रेंज स्पेस को जनरेट करते हैं, है, ये बात ध्यान रखना। तो रेंज स्पेस को जनरेट करते हैं, ये बात तो हमको मालूम है, लेकिन क्या ये बेसिस बनेंगे, वो तब बनेंगे जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमने चेक कर लिया, इनको A से इसको B से मल्टीप्लाई करके 0 किया, A भी 0, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो यहां से हमें रेंज स्पेस का बेसिस मालूम चल गया। तो देखो इस आपने यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सीखा, अगर कभी भी तुमको रेंज स्पेस का बेसिस ही निकालने को कह दे तो आप इस मेथड से निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस उसका बेसिस देखो ये हो गया, ये हमारे क्या हो गए 1, 1, 0 और 1 माइनस 1, 1, ये दो एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट ही एक एलिमेंट ही, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बना देंगे बच्चों रेंज स्पेस का बेसिस, है ना। तो बेसिस में दो एलिमेंट हैं, इसलिए डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन हो गई 2, और यही हमारा रैंक हो गया, क्योंकि जो रेंज स्पेस है उसकी डायमेंशन उसी को रैंक कहते हैं, है ना। तो रैंक यहां से आ गया, तो यहां से रैंक आया, प्लस आपने रेंज स्पेस के बेसिस को निकालने का तरीका भी सीखा। ये बात समझिए, इससे कई सवाल नहीं हो सकता, रेंज स्पेस का बेसिस ही पूछ दे कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब देखो एक बात समझो, रैंक आ गया, अच्छा तो ये बात हमको मालूम है क्या, नलिटी प्लस रैंक बराबर डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू कितना है 2, ये बात मैंने मालूम है, हमको मालूम है ना, ये बात हमको मालूम है, नलिटी प्लस रैंक बराबर डायमेंशन ऑफ दिस, और इसका डायमेंशन 2, तो रैंक हो गया 2, रैंक की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहां से नलिटी 0 आ जाएगी। तो ऐसे भी आप नलिटी को निकाल सकते हैं, नलिटी 0 आ गई, नलिटी 0 का मतलब जो हमारा नल स्पेस होगा वो कैसा होगा, 0 स्पेस होगा, क्योंकि नलिटी 0 है, नलिटी 0 का मतलब नल स्पेस की रैंक 0 है, तो नल स्पेस की डायमेंशन 0 है, रैंक नहीं। नलिटी 0 का मतलब क्या हुआ कि नल स्पेस की डायमेंशन 0 है, तो नल स्पेस क्या होगा, 0 स्पेस होगा। तो ये एक और तरीका है क्वेश्चन को करने का, जिसमें आपने पहले रेंज स्पेस का बेसिस निकाल लिया, रेंज स्पेस का बेसिस निकाल के उसकी डायमेंशन देखी, क्योंकि रेंज स्पेस के बेसिस में दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट का मतलब उसकी डायमेंशन 2 हो गई, डायमेंशन 2 का मतलब उसकी रैंक 2 हो गई, रैंक 2 हो गई और इसकी डायमेंशन 2 है, तो नलिटी प्लस रैंक बराबर 2 हो गया, रैंक की वैल्यू 2 रख दोगे, तो जब रैंक की वैल्यू 2 रख दोगे तो यहाँ से नलिटी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नलिटी 0 का मतलब ये हुआ कि नल स्पेस की डायमेंशन 0 हो गई, इसका मतलब नल स्पेस क्या होगा, 0 स्पेस होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बेटा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जब तक कराता रहूँगा जब तक आप क्वेश्चन में परफेक्ट होकर ये ना कह दो अरे सर बस माफ़ करना बहुत सवाल हो गए, ठीक है बच्चों।
तो इसी हंसी खुशी के साथ बेटा पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।